तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती रायना आज आप सबके सामने फिर हाजिर हुई हूँ अपने शो में व्हाट वेंट राइट। सीमाएं बस हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है तो हम अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में जरूर बदल सकते हैं। परिस्थितियां हमें बनाने या बिगाड़ने का काम नहीं करती। परिस्थितियां हमारे भविष्य का निर्माण नहीं करती। हमारी विचारधारा हमारे भविष्य का निर्माण करती। हमेशा कहा जाता है भाग्य हमारे हाथ में होता है, उसको बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में होता है। और एक इंग्लिश में कहावत है, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आज जिस व्यक्तित्व को मैं आपके सामने प्रकट करने जा रही हूँ, आज जिस व्यक्तित्व को मैं आपसे रूबरू कराने जा रही हूँ, उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ ध्रुवकांत ठाकुर जी को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने शो व्हाट वेंट राइट में, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे अनुरोध पे आपने इस अपनी इंटरव्यू के लिए सहमति दी। जरूर जानना चाहूंगी आपकी संघर्ष यात्रा को, कि आपकी जो संघर्ष यात्रा है वो कैसी रही। बहुत इंस्पायरिंग लगी मुझे पूरे इस कॉन्वर्सेशन के टाइम पे, जितना मैं आपको जान पाई बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। लेकिन जरूर आपको इस चीज के लिए बोलूंगी, हमारी जो यंगस्टर्स हैं जो आज भटक जाते हैं, जिनको अपने आगे भविष्य की कल्पना के बारे में भी जानकारी नहीं होती सर, उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय ऑफर सर। सर, आपका जो संघर्ष शुरू हुआ वो एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। छोटे से गांव से शुरू होके गुरुकुल तक पहुंचा, और गुरुकुल से आईपीएस, है ना, आईपीएस की पूरी प्रिपरेशन, और आज आप कमिश्नर ऑफ पुलिस है। कैसी रही सर आपकी यात्रा? इस यात्रा को आप अपने शब्दों में बताइए प्लीज। मैं अपनी यात्रा को, या मेरे जो दोस्त हैं उस यात्रा को देखते हैं, मेरे दोस्त, मेरे परिचित, मेरे रिश्तेदार, तो दोनों दुनिया को, जो गुरुकुल की दुनिया है और पुलिस की दुनिया है, उसमें कोई तादाद में नहीं बिठा पाता है। यदि वो दुनिया सही थी, ये दुनिया कहीं भ्रामक है। और यदि ये दुनिया सही थी, मैं पुलिस कमिश्नर लखनऊ में बैठा हूँ, तो एक पुलिस कमिश्नर लखनऊ का बैकग्राउंड गुरुकुल का कैसे हो सकता है, ये कहीं से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता, किसी को विश्वास नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने एक नीति बना रखी है, जो आपने भी खूबसूरत कविता में कहा, आपकी इच्छा शक्ति हो तो भगवान भी आपको साथ देता है और आपको वहां तक पहुंचा देता है जहां जाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना ये जरूर चाहूंगा कि गुरुकुल में पढ़े, आप कहीं पढ़े, पढ़ाई आप विद्या, ज्ञान, बुद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं, और उस विद्या, बुद्धि, ज्ञान का प्रयोग आप कहीं कर सकते हैं। आप आईपीएस बने, आईएएस बने, कैसे बनते हैं? आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चंद लोग सेवा आयोग की परीक्षा देते हैं, कंपीट करते हैं और आईएएस से मिलते हैं। उस कंपटीशन में क्या एग्जामिन होता है, क्या टेस्ट होता है? आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके कौशल, आपके व्यक्तित्व का। ये व्यक्तित्व का निर्माण, बुद्धि का निर्माण तो आपका गुरुकुल में हो सकता है, जैसे सामान्य कॉलेज में हो सकता है। ये अलग बात है कि ऐसे गुरुकुल के ऐसे बैकग्राउंड से निकल करके और सिविल सर्विसेज में आने वाले बहुत विरले पाए जाते हैं, इसलिए लोग इसे आश्चर्य से देखते हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि जो आज मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, जिस व्यक्तित्व का मैं हूँ, जिसे लोग जानते हैं, जिसकी लोग तारीफ करते हैं,
उसके पीछे उस गुरुकुल की शिक्षा, दीक्षा, संस्कार का बहुत बड़ा योगदान है। गुरुकुल में अध्यात्म पढ़ाया जाता है, धर्म पढ़ाया जाता है। ये साल आपने गुरुकुल में गुजारे, अध्यात्म पढ़ा, धर्म पढ़ा, निष्पक्ष होके किसी भी काम को करना सिखाया जाता है। ऑफ कोर्स आपका जो पूरा बैकग्राउंड है उसने आपको, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग करे आपके। लेकिन एक चीज पे मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जहां पे आपको अध्यात्म सिखाया गया, आप एक आध्यात्मिकता से जुड़े, और आज आपका जो जॉब प्रोफाइल है, गैंगस्टर्स, मर्डरर्स, बिल्कुल अलग। आप इन दो पर्सनालिटीज को साथ लेके कैसे चल पाते हैं? अध्यात्म की दुनिया से निकले, अध्यात्म पढ़ा, धर्म पढ़ा, और आज आप बिल्कुल अहिंसा को पढ़ते आए हैं, और आज आप ऐसे ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे हिंसावाद ज्यादा है, अहिंसा कम है। दोनों को साथ लेके कैसे चलते हैं? नहीं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये कहना चाहूंगा कि जो गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन होता है वो केवल अध्यात्म संन्यास का नहीं होता है। आप सारे विषयों का अध्ययन करते हैं, वेद है, साहित्य है, व्याकरण है, ज्योतिष वगैरह तमाम विषयों का अध्ययन करते हैं। और देखिए, ये जो हमारी संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, जिसका मूल हम आप सब मानते हैं वेद है, अपने देश, अपने भारत, अपनी सभ्यता, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत, प्राचीन विश्व में, प्राचीन काल में भारत विद्या, बुद्धि, शिक्षा में अग्रणी देश था। क्यों अग्रणी था? इन्हीं सबके बल पर था। चाहे गणित हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे ज्यामिति का क्षेत्र, कोई क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि संस्कृत में कवर नहीं है। उसके बल पर ही हम लोग विद्या बुद्धि क्षेत्र में अग्रणी थे। यदि उन सारे विषयों का हमने अध्ययन किया तो केवल अध्यात्म और संन्यास के विषय नहीं, तो संसार के भी विषय हैं। अपने ही आप देखेंगे, अपने ही संस्कार में बताया जाता है, पूरे जीवन को 4 भागों में बांटा गया, 4 आश्रमों में बांटा गया है। हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम हमारा चौथा आश्रम है। इन 3 आश्रमों के लिए भी तैयारी तो इसी अध्ययन से होता है। तो इसलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं है कि आप जब संस्कृत पढ़ते हैं या गुरुकुल पढ़ते हैं केवल अध्यात्म और संन्यास की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये बात दूसरी, पढ़ रहे थे और अब जब गैंगस्टर से निपटते हैं तो कैसे दोनों का तालमेल कैसे है पूरा तालमेल है। जब वहां अहिंसा पढ़ाया जाता है, धर्म आचरण भी पढ़ाया जाता है। धर्म क्या है? धर्म केवल ये नहीं कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, धर्म है आपका जो भी नियम कानून है उसका पालन करना ही धर्म है। किसी भी धर्म की बात करें, धर्म क्या सिखाता है? जो आपके मूल संस्कार है, सदाचार है, आचरण है, उनका पालन करें, सही कर्म करें। काम क्रोध लोभ मोह की बात करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि से दूर रहें, पापों से दूर रहें, कुकर्म से दूर रहें, दुराचरण से दूर रहें। और पुलिसिंग में क्या करना है? ये तो इंश्योर करना है मुझे आम जनता सुरक्षित रहे और अपराधियों से दूर रहे, अपराध से मुक्त रहे, भय से मुक्त रहे। ये तो पुलिसिंग का नारा है। तो हमें यह कहीं नहीं सिखाया जाता और यही करने को नहीं कहा जाता है हम अपराधियों के साथ हिंसा करें। यदि हम अपराधियों के साथ हिंसा कर रहे हैं तो हमें और अपराधियों में क्या अंतर है? हमारा जो आचरण होना चाहिए, पुलिस का आचरण होना चाहिए, वो हमेशा अलग होना चाहिए। उससे हम कानून का पालन करें, हम कानून के आचरण के अनुसार कार्य करें, सही कार्य करें, ये हमें सिखाया जाता है। तो यदि इस आचरण का हम लोग पालन कर लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही सिखाया जाता है, यही हम लोग कर रहे हैं। सही कहा सर आपने। अगर हम लोग भी उन्हीं के जैसे आचरण करने लगेंगे तो उनमें और हमने कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। समाज में दो भिन्न भिन्न लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आंसर था आपका। सर आपने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करी और जिस ओहदे पर आज आप हैं, हर माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे इस ओहदे तक पहुंचे, लेकिन आज का जो एक बहुत ही एनवायरनमेंट है उसमें जो एजुकेशन है, पहले पब्लिक स्कूल्स का ट्रेंड चला था, ऑल पब्लिक स्कूल, और आजकल इंटरनेशनल स्कूल्स का ट्रेंड चला है। जितनी बड़ी बिल्डिंग,
जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा सर्विसेज, उतना अच्छा स्कूल हम लोग कंसिडर करते हैं। पेरेंट्स घंटों लाइन में खड़े होते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स के बाहर अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए, उनकी मोटर स्किल्स डेवलप कर, उसमें वहाँ पे स्कूल्स में ज्यादा अच्छे होंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में ज्यादा अच्छी होंगी। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि बच्चा जब तक बड़ा होता है वो कहीं ना कहीं अपने लिए अपना विजन ढूंढ ही नहीं पाता, सिर्फ उसके वो इंटरनेशनल स्कूल्स का ब्रांड ही उसके ऊपर रह जाता है। आप आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप तो किसी इंटरनेशनल स्कूल से पास आउट नहीं है, आप तो किसी पब्लिक स्कूल से पास आउट नहीं है, आपने तो शायद अगर मैं ज्यादा गुरुकुल की शिक्षा के बारे में नहीं जानती, प्लीज क्षमा कीजिएगा मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी आपको सिखाई गई होगी गुरुकुल में, या आपके लिए मैंडेटरी होगा इंग्लिश में बात करना। लेकिन क्या आज आप समाज के सभी अंगों के साथ उठते बैठते हैं और आज आप भी अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। आप यदि यूपीएससी में जो लोग compete कर रहे हैं, जो आईएएस, आईपीएस और अन्य जो अच्छी-अच्छी सेवाएं हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है या इंडियन कस्टम सर्विस है, उनके लोगों के एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें या अदर बैकग्राउंड देखें, तो आप पाएंगे कि ज्यादा लड़के जो compete कर रहे हैं रूरल या सेमी अर्बन बैकग्राउंड से हैं। और ये अच्छी बात है देश के लिए। इसलिए अच्छी बात है कि जो लड़के सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं, जिलों में जाके डीएम, एसपी की चेयर को सुशोभित कर रहे हैं, उनको जिनकी सेवा करनी है, जिस जनता की सेवा करनी है, उस जनता में बहुतायत जो है 75% या मोर देन 80% रूरल बैकग्राउंड वाला है। यदि आपका अपना बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड नहीं है, आप गांव को, देहात को नहीं समझते, तो शायद आपको गांव देहात और वहां की जनता को सेवा करने में दिक्कत महसूस होगी। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब एज डीएम, एसपी आपको रूरल डेवलपमेंट को देखना हो, आज किसान आंदोलन चल रहा है, आज प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, आज की राजनीति में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक किसान हो गए हैं, किसानों पर ही देश की अभी चुनाव की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही है। तो यदि किसानों की सेवा करनी, क्या बैकग्राउंड चाहिए आपका? इंटरनेशनल स्कूल का बैकग्राउंड चाहिए या रूरल बैकग्राउंड चाहिए? ये मायने रखता है। यदि आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू गेट एजुकेटेड इन एनी इंटरनेशनल स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल, नंबर 1। नंबर 2, जब भी पिछली बार जब मैं कह रहा था और जब मैंने आपको कहा, जिसको हम लोग सब मानते हैं, इसको डंके की चोट पर कहते हैं, तो भारत प्राचीन समय में शिक्षा के देश में सबसे अग्रणी था। हम लोग ये कहते हैं, जब पूरा विश्व एबीसीडी पढ़ना ही नहीं सीखना जान रहा था, तो हम लोग साहित्य और विज्ञान और गणित, ज्योतिष, दर्शन सभी क्षेत्रों में अग्रणी थे। क्या उस समय की कोई पढ़ाई इंटरनेशनल स्कूल में होती थी? क्या उस समय सारी पढ़ाई गुरुकुल में नहीं होती थी? क्या उसमें सारी पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं कि राजा हो या गरीब हो, रंग हो, उनके सारे बच्चे एक ही साथ पढ़ते थे। तो एक गुरुकुल में सब एक साथ रहते थे, वहां कोई बहुत ज्यादा आज के इंटरनेशनल स्कूल तरह कोई सुविधा नहीं होती थी। तो ये मायने नहीं रखता आप कहाँ पढ़ते हैं। रही बात इंटरनेशनल स्कूल, वो रहेंगे। जैसे समाज में अलग अलग स्तर के लोग हैं, अपने देश में आप देखेंगे एक गरीब जनता भी है जो दिन भर कमाती है मजदूरी करके, चाहे खेतों में हल जोते या मजदूर तरह किसी मकान का निर्माण करे, वो भी जनता पढ़ रही है, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है जिसकी हो सकता है महीनों कमाई करोड़ों रुपए की, उसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, उसके बच्चे जरूर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेंगे, कि जो गांव का मजदूर है, गांव का जो किसान है, उसका बच्चा तो गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़े, लेकिन गांव में सरकारी स्कूल पढ़ के भी वो निकल रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है, डेमोक्रेसी की खूबी है, जिसकी हम लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं, कि गांव के उस स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी आईएएस बनता है, और उसी कॉर्पोरेट स्कूल के से निकले हुए बच्चे के कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर भी वो गवर्न करता है, उसके नियम कानून बनाता है, उसके कंट्रोलिंग के लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। ये लोकतंत्र की खूबी है, ये हमारी देश की खूबी है। इसी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। वेरी ट्रू सर। सर जैसे कि मैंने आपसे बोला था, ये इंटरव्यू कम और टॉक शो ज्यादा होगा। आज आपसे एक थोड़ा सा बहुत ही विचित्र सा सवाल पूछने जा रही हूँ। एक पुलिस वाले से भय की बात करने जा रही हूँ मैं।
कभी किसी चीज से डर लगा है आपको? इमोशन, ज्यादातर जब हम लोगों को डर को डिफाइन करना होता है तो हम डर को दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक होता है प्रोफेशनल फियर और एक होता है इमोशनल फियर। पुलिस वाले यूजुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग कंसिडर किए जाते हैं। कभी इस दो तरह के डर से गुजरे हैं आप अपनी जिंदगी में? मुझे यदि डर लगता है तो भगवान से डर लगता है, ईश्वर से डर लगता है, और ये डर लगता है कि मैं कहीं गलत ना कर जाऊं या मेरे हाथ से कोई गलत ना हो जाए। देखिए, एक बार आईएएस आईपीएस जब बन जाते हैं, आप चेयर पर जाते हैं, आपके पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती है। आपके एक एक्शन से, आपके एक सिग्नेचर से, आपके एक स्पीच से, आपके एक स्टेटमेंट से बहुतों के लाइफ में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। खासकर पुलिस के पास इतनी पावर्स है, उसका यदि मिसयूज हो जाए या गलती से या जानबूझ करके, तो उससे बहुत से हम लोग के पावर्स हैं किसी के लाइफ एंड लिबर्टी को अफेक्ट करती है। तो मन से जब भी मौका मिलता है भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपने इतनी शक्ति दी है, तो कहीं गलती से शक्ति का दुरुपयोग ना हो। उससे डर लगता है, वो एक डर है, प्रोफेशनल डर जिसको आप कह रहे हैं। इमोशनल डर की बात कहेंगे, देखिए पुलिस का जॉब एक अलग तरह का है। जब मिलिट्री की जॉब होता है, सेना का जॉब होता है, उसका थोड़ा क्लियर कट जॉब है, कटआउट जॉब है। आप सेना सीमा पर हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, आपके सामने जो विदेशी सेना है, विदेशी लोग हैं, आपके शत्रु हैं, यू हैव टू किल और अटैक। आप उनको मारेंगे, खुद मरेंगे। लेकिन जब हम सामना करते हैं डे टू डे लाइफ में, हमें विभिन्न प्रकार का सामना करना पड़ता है। अभी किसान आंदोलन की बात की, अब एक किसान आंदोलन में एक पुलिस अफसर या पुलिस फोर्स जब फेस करता है, उसके मन में क्या डायलेमा चल रहा होता है। उसे उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था को कायम रखना पड़ता है, कानून व्यवस्था को कायम रखना पड़ता है, किसान उग्र ना हो जाए, आंदोलन न कर दें, कहीं की संपत्ति को, जान माल को नुकसान ना पहुंचाए, ये ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ ध्यान ये रखना पड़ता है कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए किसान प्रभावित हो। आखिर किसान कौन है? हमारे भाई बंधु हैं, किसान हो, छात्र हो, श्रमिक हो, किसी पार्टी के लोग हों। ये पुलिस को हमेशा इस डायलेमा में गुजरना पड़ता है। जब आपका किसी हार्डकोर क्रिमिनल सामना होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो ठीक है। लेकिन पुलिस का जो वर्क होता है, पुलिस का वर्क केवल जैसो क्रिमिनल्स का सामना करना नहीं होता है, क्राइम का सामना करना नहीं होता है। पुलिस का वर्क लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है। जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो एक आम जनता को ये अधिकार मिले हुए हैं कि आप सरकार की किसी पॉलिसी को चैलेंज कर सकते हैं, सरकार किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ आवाज उठा सकता है। तो जब भी जनता आवाज उठाती है, जनता कोई प्रोटेस्ट करती है, कोई एजिटेशन करता है, उसके सामने सरकार को रिप्रेजेंट कौन करता है? पुलिस। जब भी कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है, आप अक्सर देखेंगे कि पहले सरकार मुर्दाबाद होता है और चंद मिनटों के बाद ही पुलिस मुर्दाबाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस उसके सामने एक मूर्त रूप में खड़ी होती है। सरकार तो एब्स्ट्रैक्ट है, पुलिस साकार है। तो साकार के सामने हमने गुस्सा उतारना हम जायज समझते हैं। आपके बच्चे, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे हैं, भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उनको कोई चीज खराब लगती है, उनको गुस्सा उठता है भगवान से। भगवान से गुस्सा उतार नहीं सकते हैं, तो अपनी मम्मी पापा भैया बड़े भाई का गुस्सा उतारते हैं, भगवान ने कर दिया, ये कर दिया, हम ये नहीं किया, हम ये नहीं किया। यही गुस्सा आम जनता पर हम पर उतरता है। उस समय पुलिस की स्थिति बड़ी संवेदनशील होती है कि कैसे उसका सामना किया जाए, कैसे क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम बनाते रखते हुए इनको भी शांत रखा जाए। ऐसा किया जाए कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इनकी भावनाओं को नुकसान ना पहुंचे, इनकी संवेदनाएं हर्ट ना हो। ये हमारा सबसे बड़ा इमोशनल फियर है। सही कहा आपने सर। समाज में सभी तरह के व्यक्ति हैं और पुलिस का बहुत प्रथम दायित्व है समाज की भावनाओं का आदर करना। सर, एक यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहूंगी। भारत में बहुत देखा गया है कि पुलिस के नाम से लोग बहुत डरते हैं। आप जहां देखेंगे लोग अपने अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप चाहे सही हो चाहे गलत हो, पुलिस का नाम आते ही लोग अपनी अपनी भावनाओं क्यों उनके आगे प्रकट नहीं कर पाते? ये डर क्यों है? अगर पुलिस इतनी संवेदनशील है समाज के प्रति और इतना संवेदना रखती है समाज के साथ,
तो समाज के अंदर इस एक नाम को लेके डर क्यों है इतना ज्यादा? उनको तो खुल के सामने आना चाहिए। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। मैं करीब 27 सालों से पुलिस सेवा में हूँ, आईपीएस में हूँ। तमाम पोस्ट हमने किए हैं। 12-13 जिलों में यूपी में एसपी रहा हूँ, सीबीआई मैंने काम किया है, बीएसएफ में काम किया है। एक अच्छी जो पॉजिटिव ट्रेंड है, पुलिस का डर धीरे धीरे कम हो रहा है। खत्म हो रहा मैं नहीं कहूंगा, कम हो रहा है। एक पॉजिटिव ट्रेंड है और किसी भी डेमोक्रेसी का ये पॉजिटिव। अक्सर हमारे दोस्त कहते मिल जाते हैं, एक जमाना था कि जब एक गांव में एक सिपाही एक डंडा पकड़ा। मैं दो बातें बताना चाह रहा था। एक तो ये कि मैं पिछले करीब 27 सालों से इस आईपीएस में हूँ, पुलिस सेवा में हूँ, और मैंने ये देखा है कि पुलिस का जो कथित भय, कथित ही कहना चाहूंगा, वो धीरे धीरे काफी कम हो रहा है। खत्म तो नहीं हुआ अभी तक पूरी तरह, काफी कम हो रहा है और एक पॉजिटिव ट्रेंड है। हम लोग कहते भी हैं कि एक जमाना था कि एक गांव में एक सिपाही एक लाठी लेकर चला जाता था तो पूरा गांव डर से शांत हो जाता, कोई घर से बाहर तक नहीं निकलता था। आज ये स्थिति है, किसी पर्टिकुलर गांव में पूरी पूरी 5 कंपनी 10 कंपनी फोर्स पहुंच जाए फिर भी लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। ये पॉजिटिव ट्रेंड है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आखिर ये पुलिस कहाँ से आ रही है, कहाँ के हैं। हमारे आपके बीच कहीं कहीं बाहर से, किसी बाहरी दुनिया से नहीं आए। उनको जो भी सीख मिली है अच्छे बुरे की, इसी समाज से मिली, इसी परिवार में रहे, इसी समाज में रहे, इसी शिक्षण संस्थानों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो क्या पुलिस में आते ही उनका व्यवहार बदल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ रही है, ये जरूर हम लोग सबकी एक्सपेक्टेशन है, आइडियली यही है कि धीरे धीरे पुलिस से जो डर खत्म हो जाए। और पुलिस से जो डर हो तो अपराधियों को, आम जनता को ना हो, निर्दोषों को ना हो, मजलूमों को ना हो। अभी उस स्थिति पर हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। पुलिस विभाग को नहीं, समाज को, देश को, सबको हमारे सोच से बदलाव लाना पड़ेगा। आखिर क्यों पुलिस को मिसयूज किया जाता है किसी की वजह? आखिर पुलिस क्यों गलत काम कर रही है? यदि उस पर ठीक कंट्रोल रखा जाए, समाज के द्वारा, जनता के द्वारा, रूलिंग पार्टी द्वारा, क्यों गलत काम करेंगे? यदि एक ये टेंडेंसी बन जाए, यदि एक सहमति बन जाए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पुलिस कोई भी गलती करे तो उस वोट क्षम्य नहीं होगा, तो क्यों कोई गलत करेगा? हाँ, लेकिन एक बात सत्य है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, अभी भी पुलिस की भूमिका में, पुलिस के आचरण में काफी सुधार की जरूरत है। पुलिस को अभी भी काफी डेमोक्रेटिक करने की जरूरत है। यह बात सत्य है, अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो पुलिस से डरते हैं और उनके डरने की वजह है वाजिब। हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें आपको सबको मिलकर के इसको चेंज करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी तो सर वैसे भी हमें हमेशा इस चीज की अपॉर्चुनिटी देती है कि हम परिवर्तन लाएं। डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री है जो परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहती है। लोकतंत्र हमेशा परिवर्तन का अवसर देता है और हमें को लगता है वो अवसर अब हमें मिलना चाहिए, जब हमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, मिलजुल कर काम करना है, जनता और पुलिस को। सर आप जब गुरुकुल में थे, जब आपका गुरुकुल में एडमिशन कराया गया होगा उस टाइम पर आपने कभी सोचा होगा? छोटे छोटे सपने तो आप तब भी देखते होंगे, क्योंकि सपने ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक से ही जन्म ले लेते हैं। सपने तो बचपन में ही कहीं जन्म ले लिए होंगे, आपकी उम्र के साथ साथ वो आपके सपने बड़े होते चले गए होंगे। कभी पता था आप इस पावरफुल पोजीशन पर आकर बैठेंगे? मैं ईमानदारी से बताऊं, जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था, वैसे मेरे कोई सपने थे ही नहीं। तो सपने वो वही देख पाते हैं ना आप, जो कहीं पे विजिबल हो, दृश्य हो, तभी सपने देखेंगे ना। जब कुछ विजिबल ही नहीं तो आप क्या सपने देखेंगे? जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि यूपीएससी क्या होती है और आईएएस क्या होता है। मैं जो मैक्सिमम सोच पाता था, मैं सोच रहा था कि मैं कहीं जैसे टीचर बन जाऊंगा, शिक्षक बन जाऊंगा। तो मेरी माँ मुझे आज भी बताती है कि जब मेरी माँ ने ये डिसाइड किया कि मुझे ऐसी परीक्षा देनी है, कहीं किसी ग्रुप में बात कर रही थी, तो मेरी माँ को
मेरे पर बहुत गर्व होता था मेरे स्टूडेंट्स लाइफ में। उस जहाँ बैठती थी वहाँ हमेशा ये कहती थी मेरा बेटा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो कहीं एक ऐसे ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में बैठी हुई उन्होंने ये बात कही। उनसे किसी ने पूछा कि आपका बेटा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेगा आगे बढ़ के, क्या बनना चाहता है? तो माँ ने कहा वो लेक्चर बनेगा। तो उसमें किसी ने कहा कि लेक्चर क्यों बनेगा? यदि आपका बेटा ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग है तो उसे फिर यूपीएससी एग्जाम दे, कुछ आईएएस आईपीएस बन के दिखाए। मेरे माँ मुझे कहना शुरू किया, मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे परेशानी दे, मुझे बच्चा क्लियर होना संभव ही नहीं। तो माँ ने कहा नहीं, तुम केवल 4 बार अटेम्प्ट दे, यूपीएससी 4 बार अटेम्प्ट देने का मौका देती है, तुम 4 बार परीक्षा दे दो, मार हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं सपने नहीं देख रहा था, सपने की शुरुआत माँ ने ही कराई, सपने की शुरुआत माँ ने ही कराई और माँ ने कहा कि तुम 4 बार परीक्षा दे दो, हो या ना हो ये चिंता छोड़ दो। आपके पिताजी की मृत्यु बहुत यंग एज में हो गई थी, बहुत छोटे रहे थे आप, 8 साल के, जब आपके पिताजी चल बसे थे। बहुत बड़ा दायित्व था आपकी माँ के ऊपर, आपको, आपका पूरी तरह से आपको पालन पोषण करने का, आपको आत्मनिर्भर बनाने का। जब आज आपकी मदर आपकी तरफ देखती होंगी तो बहुत प्राउड मोमेंट होता होगा उनके लिए, आज आप इस पोजीशन पर। आपका एक अपनी पर्सनालिटी जो है एज अ पर्सन और एक एज अ कमिश्नर जो पर्सनालिटी है, इन दोनों को कैसे अलग करते हैं जब अपने घर जाते हैं वापस? आप एक हस्बैंड भी होंगे, फादर भी हैं और एक अच्छे मित्र भी होंगे लोगों के साथ, तो दोनों को कैसे एडजस्ट करके चलते हैं, दोनों को पैरेलली कैसे लेके चलते हैं, दोनों पर्सनालिटीज? और एक और साथ में क्वेश्चन है सर, साथ में ही पूछती हूँ कि कभी कभी होता होगा कि परिवार को भी उतनी जरूरत होती होगी जितनी समाज को है, तो उस टाइम पे आप कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि समाज के प्रति तो आपका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, तो उस टाइम पे अपने परिवार को कैसे समाज समझा पाते हैं कि आप दोनों के लिए है, समाज के लिए भी और परिवार के लिए? माँ के बारे में पहले बताना चाहूंगा, मेरा सौभाग्य है कि जब से मैं सर्विस में आया हूँ माँ लगातार मेरे साथ रही है, उनका हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, आज भी मेरे साथ है। परिवार का और सेवा का दायित्व, समाज का दायित्व परेशान करता है। जब इस तरह के पोस्टों में रहता हूँ मैं अभी कमिश्नर पुलिस लखनऊ हूँ, संयोग से इसी पोस्ट यहीं पर मैं एसएसपी लखनऊ भी आ चुका हूँ, वो भी करीब 17 महीने रहा था 2010 से 2012 के बीच में। जब ये टफ पोस्टिंग होती है, डिमांडिंग पोस्टिंग होती है, चैलेंजिंग पोस्टिंग होती है, ये बात सही है कि फैमिली इग्नोर हो जाती है। उसको मैं कंपेंसेट करने की कोशिश तभी करता हूँ जब मैं कोई साइड पोस्टिंग में जाता हूँ। मैं जब 2005 से 2009 के बीच सीबीआई का चार्जा, तो मैंने कसम खाई कि मैं टीवी वगैरह नहीं देखूंगा, तो बिना टीवी वगैरह देखे अपने बच्चों के साथ ही अपना समय गुजारता था। मैं खुद पढ़ाने की कोशिश करता था, होमवर्क कराने की कोशिश करता था, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। या अभी भी जब कोई साइड पोस्टिंग में जाता हूँ, जब ऑफिस करके आया तो मेरा पूरा समय अपने बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ, परिवार को देने की कोशिश करता हूँ। यही बैलेंस करने की कोशिश है कि जब सर्विस डिमांडिंग है, पोस्ट डिमांडिंग है, तो सर्विस पर ध्यान दो, पोस्ट पर ध्यान दो। जब सर्विस से कुछ कम डिमांड आई तो अपनी फैमिली को, बच्चों को कम देना। सर आज की जनरेशन बहुत ज्यादा मीडिया, ड्रग्स, क्राइम की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही है यंग जनरेशन। परिवार की तरफ अभी आप इतने ज्यादा परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, अब इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं अपनी मदर के साथ में, और पूरा क्रेडिट आप अपनी मदर को दे रहे हैं आज आप जो भी हैं। लेकिन जब अगर हम आज की जनरेशन के बारे में बात करें तो उनको अपने बारे में ही डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो काउंसलर्स ढूंढते हैं, प्रोफेशनल काउंसलर्स ढूंढते हैं, है ना, और जो जिसने जैसा समझाया उसी की लय पे चल पड़ते हैं, बिना अपनी दिल, अपनी आत्मा की अनुभूति किए बिना, अपने अपने बेस्ट इंटरेस्ट को जाने बिना। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी गुनाहों की दुनिया की तरफ चल पड़ते हैं? जैसे जैसे हम अर्बन सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, सिंगल फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे घर में सारे पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते जा रहे हैं, अर्निंग होते जा रहे हैं, तो ये बात सही है कि बच्चों के लिए पेरेंट्स का या फैमिली के अदर मेंबर्स का समय मिलना कम होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया है, हमारी लाइफ है, हमारी प्राइवेसी में,
उसने हमको और अलग थलग कर दिया। अपने माँ पिता के साथ बैठे रहे, अपनी वाइफ के साथ बैठे रहे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे रहे। हम फिजिकली कहीं बैठे रहते हैं, वो वर्चुअली कहीं और रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो हम जहां रहते हैं वहां ना जुड़े होकर कहीं और जुड़े रहते हैं। ये हमारी मजबूरी बन गई है। इसका तत्कालिक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे भी 100 लोग हैं, 100 बच्चे हैं, जो भी हैं, उसमें 90 से ज्यादा लोग इसके प्रभाव में आ चुके हैं। ये कहाँ ले जाए, तत्काल कोई मुझे दिख नहीं रहा, समाधान दिख नहीं रहा है। कैसे हम पुराने उन संस्कारों को पा पाएंगे जब हम अपने फैमिली में रहते थे, एक्सटेंडेड फैमिली में रहते थे, एक्सटेंडेड सोसाइटी में रहते थे, जबकि हम उन सारे फैमिली वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते थे। आज कहीं कहीं जो जनरेशन आ रही है धीरे धीरे, तो हमारी जनरेशन को भी हमारे पेरेंट्स से ही मानते हैं कि रिवोल्टिंग जनरेशन है, फैमिली वैल्यूज को, सोशल वैल्यूज रिस्पेक्ट नहीं करते। हम भी आगे जनरेशन के ही मान रहे हैं, अगली जनरेशन भी उसकी अगली जनरेशन। फिर टेक्नोलॉजी के कारण जो बहुत चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को हम आप रोक नहीं सकते हैं। आज हम आप बैठ करके जूम पर बात कर रहे हैं और जो बात करें उसको दुनिया देखेगी। ये हमारी टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आज से 15 जब मैं गुरुकुल में था तो मुझे पता है कि मैं अपने गांव बात तक नहीं कर सकता, फोन भी नहीं था। आज उसी गांव में हर एक घर में और हर एक घर के हर एक फैमिली मेंबर्स के पास मोबाइल फोन है जो कनेक्टेड है। नॉट ओनली कनेक्टेड, वो स्मार्टफोन पर है, वो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा सा नेगेटिव एस्पेक्ट ही है। उसी घर में, उसी गांव में, उसी घर में यदि कोई एक बंदा स्मार्टफोन लेकर बैठा हुआ है तो स्मार्टफोन पर एक वीडियो देखना ज्यादा पसंद करता है, अपने फैमिली मेंबर से किसी से बात करना कम पसंद करता है। ये हमारी जैसो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बन के आ गया। इससे कैसे उबर पाएंगे, अभी इसका समाधान कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई बता नहीं पाया। ये दिक्कत है क्योंकि हम अपने फैमिली मेंबर से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, सोसाइटी से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर उनकी सलाह हम क्यों मानेंगे? फिर हमें लगता है कि हम ज्यादा जानकार हैं। पहले जमाने में होता था कि जो लोग पढ़े लिखे होते थे माना उनके पास ज्यादा जानकारी है, किताबी ज्ञान है। अब तो किताबी ज्ञान सबके पास है, गूगल पर एक क्लिक मारिए सारा ज्ञान आपके सामने हाजिर है। तो माँ पिता कुछ कहेंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं होता था, बच्चे तो ऐसा है, गूगल पे ऐसा है। ये है, इसी में कोई रास्ता निकलेगा। आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, सोसाइटल डेवलपमेंट को उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो अपना रास्ता खुद निकालता है। हमें सब कुछ के बावजूद हमारे पास संस्कार हैं, जितने भी संस्कार हैं, जो हमें संस्कार अपने समाज से, अपने माता पिता से जितने भी मिल पाए, अपने स्कूल से मिल पाए, संस्कारों का अभी भी रिस्पेक्ट करें। लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं सारे बच्चे खराब ही हैं, उनके पीछे तो अच्छे लोग निकल रहे हैं। वही लोग निकल रहे जो देश समाज को चला है, वही उसी में रोल मॉडल में हमारे सामने आपके सामने आया है। जरूर अच्छा करें, जरूर अच्छा ले जाएंगे। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। शायद ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ने आज आपको यहाँ तक पहुंचाया है सर। सर ये तो अभी जर्नी है, अभी पावर चल रही है, पावर साथ साथ चल रही है आपकी 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद जब आपको आफ्टर रिटायरमेंट कोई एक ऐसा ड्रीम जो पूरा करना चाहेंगे, आपको लगता है जो अभी नहीं कर पाया, या तब मैं गुरुकुल की दुनिया में था, बाहर निकलना अलाउड नहीं था, लोगों से मिलना अलाउड नहीं था, कोई एक ऐसा ड्रीम जो आपको लगता है मैं करना है मुझे, क्योंकि सपने ऐसा हिडन ड्रीम तो सबके अंदर होता है, तो वो कोई एक हिडन ड्रीम बताए जो इस कुर्सी से अलग हटकर हो। मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं शायद इधर ना आया होता सिविल सर्विस में तो मैं अच्छा प्रोफेसर कहीं बना रहा था। मुझे अभी भी लोग कहते हैं यू लुक मोर लाइक ए प्रोफेसर एंड लेस ए पुलिस ऑफिसर। तो शायद हो सकता है मैं टीचिंग से जा पाऊँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ, मैं उस दुनिया में कराना चाहता हूँ। तो शायद रिटायरमेंट के बाद भगवान की इच्छा हो तो मैं उस क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ। जो ज्ञान आपने हासिल किया है, अर्जित किया है, उस ज्ञान को आप समाज में बांटना चाहते हैं। सर जब हम पुलिस एकेडमी ज्वाइन करते हैं, पुलिस एकेडमी सिर्फ हमें हथियार पकड़ना और हथियार चलाना सिखाती है,
लेकिन पुलिस एकेडमी तक पहुंचने के लिए हमें जिस करेज की जरूरत होती है, वो करेज तो हमारे खुद का जज्बा होता है ना। आज की यंग जनरेशन जो है, उनको अगर उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि आप क्या बनना चाहेंगे, अगर बच्चा गलती से बोलता है पुलिस में जाना चाहता हूँ या आईपीएस बनना चाहता हूँ, तो आधे से ज्यादा पेरेंट्स की ज्यादा ना होती है एज कम्पेयर टू हाँ, कि वो उसके उन जज्बों को दबा देते हैं। उनको लगता है कि कहीं मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे हमारे बच्चों को, पावर तो मिलेगी, मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, हमारा बच्चा उतना नहीं कमा पाएगा जितना वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके कमा पाएगा। ऐसे जज्बे को कैसे आप बोलेंगे कि कैसे, ऐसे माँ बाप के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तक तो हमने बहुत संदेश दिया इस प्लेटफॉर्म पे रह के बच्चों के लिए, लेकिन जब मैंने बाहर जाके थोड़ी रिसर्च करी इस चीज के बारे में, तब पता चला कि माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनको लगता है कि नहीं, अगर वो आईपीएस बन जाएंगे या कुछ ऐसा, तो उतना मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी अगर जितना वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके करेंगे। माँ बाप के लिए संदेश दीजिए प्लीज। अच्छी बात यह है, अब की जो यंग जनरेशन है वो माँ बाप के से कैरियर की सिलेक्शन में माँ बाप के डिसीजन से प्रभावित नहीं हो रही है। जब से इस जनरेशन ने 3 इडियट्स देख लिया है, तो खुद डिसाइड कर रही है मुझे क्या बनना नहीं बनना। मेरे दोनों बच्चों से मैंने पूछा सिविल सर्विस में आना चाहोगे, दोनों अभी तक मना किया है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तो ऐसा नहीं है, अब जो जनरेशन आ रही है अपना निर्णय ले रही है, अच्छी बात है। कल उसे ये नहीं लगना चाहिए, कल मान लीजिए कि अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर के, अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आकर के उसने कोई ऐसा करियर ऑप्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया जिससे खुद पसंद ना हो, और बाद में 10 साल बाद जब खुद भी रिग्रेट करे और अपने पेरेंट्स को भी हर्ट करे, तो दैट इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल। तो अब की जनरेशन डिसीजन ले रही है, अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सिलेक्ट करने की बात है, चाहे पेरेंट्स द्वारा या खुद स्टूडेंट्स द्वारा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड चले जाते हैं, बाद में छोड़ करके सिविल सर्विसेज में आते हैं। प्रश्न ये है कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? केवल पैसा चाहते हैं या पावर चाहते हैं या समाज की सेवा करना चाहते हैं? आज आप देखेंगे, बहुत सारे देखेंगे, आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो लड़की काम कर रही थी या वो काम कर रहा था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के आ गया और अपने गांव में मुखिया सरपंच बन गया, अपने गांव की बहुत सेवा की, उन्होंने रोड बनाए, बहुत अच्छी उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज लाई, स्कूल चलाए, वो भी काम कर रहे हैं। तो जो हमारा कैरियर ऑप्शन होता है, कैरियर सिलेक्शन होता है, फिर इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम इसमें कितना मनी अर्न कर रहे हैं, कितनी सैलरी अर्न कर रहे हैं। सैलरी एक पार्ट है, जरूर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सैलरी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। पार्ट ये भी है कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्या डिलीवर कर पा रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आकर हम, हो सकता है कि हम करोड़ अरब कमा लें, अपने मन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आपको में सेटिस्फेक्शन मिलता है तब आप क्या करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर के लोग बहुत कमा लेते हैं, बाद में आप देखेंगे बाहर आकर गरीबों की सेवा करते हैं, चैरिटी करते हैं, फिलैंथ्रोपी वर्क करते हैं। क्यों करते हैं? पैसा कमाना, दुनिया की सुख सुविधाओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को उपभोग करना, यही जिंदगी का आखिरी उद्देश्य नहीं होता है। जिंदगी में बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे करने की चीजें, अनंत और अथाह दुनिया है। ये अच्छी बात है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका, बहुत अच्छे प्रश्नों का जवाब दिया। अंत में मैं आपसे एक चीज चाहूंगी सर, जो अभी आप आईपीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस लेवल पे मेहनत काम आती है? और अगर बाय चांस फर्स्ट अटेम्प्ट उनका क्लियर नहीं होता, डिसअपॉइंटमेंट आती है लाइफ में, डिप्रेशन आता है लाइफ में, ऐसे स्टूडेंट्स को जो आईपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए बताइए सर, गाइडलाइंस बताइए सर उनके लिए। देखिए, सिविल सर्विसेज जब आप क्लियर करते होते हैं और एक आध बार आप अटेम्प्ट ले लेते हैं और मान लीजिए फेलियर हो गया, आप सक्सीड नहीं कर पाए, तो आपको एक रियलाइज हो जाता है, 2 चीज रियलाइज हो जाती है कि यह परीक्षा, यह एग्जामिनेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, नंबर 2, और आपकी प्रिपरेशन का लेवल उस एक्सपेक्टेशन की बदौलत क्या है। यू नो वेरी वेल हमें इस एग्जाम में क्या लिखना था और हमें आता था नहीं आता।
यदि आपको लगता है कि इतना एक्सपेक्टेड हमसे इस एग्जाम के लिए, उसके लिए और प्रिपरेशन करने की जरूरत है और मैं कर सकता हूँ, जरूर कीजिए। दूसरा अटेम्प्ट दीजिए, तीसरा अटेम्प्ट दीजिए। कहीं किसी लेवल पर आपको लगे ये एग्जाम जो मुझसे चाह रही है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या अपने बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी मैं उसके लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग 4 बार 5 बार रिपीट करते हैं, फिर जो लगातार होते जाता है तो वो 4-5 बार करने के बाद डिप्रेशन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये दुनिया नहीं है। हर एक साल ये लाख सवा लाख लोग क्लियर होते हैं, तो उसमें मुश्किल से 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। अब बचे हुए 99,000 लोग कि मेरा सिविल सर्विस सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए डिप्रेशन चला गया, स्ट्रेस चला गया, तो वो गलत बात है। आपकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया एक नीति बनी हुई, हम जरूर जाएंगे। आप कहीं भी रह के सेवा कर सकते हैं देश की। एक अच्छे टीचर बन के कर सकते हैं, एक अच्छे नेता बन कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन के, सब सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, सारे प्रोफेशन के अच्छे प्लस पॉइंट हैं। तो हमें डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। आप एक तैयारी शुरू कीजिए, जो आपसे एक्सपेक्टेड है उसके लेवल पहुंचिए। आप पहुंच गए, आप सक्सीड कर गए, नथिंग लाइक दैट। नहीं कर पा रहे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो दूसरा रास्ता खुला है, जो दूसरा ऑप्शन है, उसको अपनाइए, जिंदगी में आगे बढ़िए, अच्छे बनिए। कल हो सकता है आप अच्छे नेता बन करके आईएएस ऊपर आ, कल हो सकता है एक अच्छे डॉक्टर बन के या अच्छे शिक्षक बन करके आईएएस के बच्चों को आप खुद पढ़ाएं। ये जिंदगी का अलग अलग हिस्सा है। संदेश दिया है सर आपने यंग जनरेशन। सर बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो में आए और हमारी यंग जनरेशन के लिए संदेश दिया, हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।